हेलो फ्रेंड्स, आर्यन हियर। और जब भी हमसे कोई चीज नहीं बनती या हमें कोई चीज याद नहीं होती तो हमें हमेशा से यही कहा जाता है कि पढ़ ले भाई, रॉकेट साइंस थोड़ी ना है। तो क्या रॉकेट साइंस सही में इतनी डिफिकल्ट है? और अगर इतनी डिफिकल्ट है तो ये इंजीनियरिंग की ब्रांच आखिर आई एग्जिस्टेंस में कैसे? एरोस्पेस इंजीनियरिंग बनी कैसे? और रॉकेट साइंस को क्या सच में इतना टफ कहना सही है? ऐसे सारे क्वेश्चंस का जवाब मैं आज आपको इस वीडियो में दूंगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में मैंने 10 मिनट में पूरी की पूरी रॉकेट साइंस कवर की है, आइदर इट्स प्रिंसिपल और इट्स वर्किंग। तो विदाउट एनी वेस्ट ऑफ टाइम वीडियो को स्टार्ट। तो सबसे पहले चलिए हिस्ट्री की बात करते हैं कि आखिर ये रॉकेट सब एग्जिस्टेंस में कैसे आए। तो देखिए, आर्किडास नाम का एक आदमी था जो कि टेरेंटम में रहता था। उसने एक पिजियन बनाया। बेसिकली ये उड़ा करता था और इसी प्रिंसिपल का यूज करके अलेक्जेंड्रिया में रहने वाले हीरो ने एक एक्शन रिएक्शन इंजन बनाया जो बेसिकली कॉपर का बना था। और जब इसमें पानी भरा जाए और जब उसको नीचे से गर्म किया जाए तो स्टीम के कारण ये घूमता था। इसको उसने हीरो इंजन कहा। और बेसिकली उस टाइम के लोगों को पता तो चल गया कि आखिर थ्रस्ट हम पैदा कैसे करते हैं। इसके बाद पिक्चर में आया चाइना। 1969 में चाइना ने भी गन पाउडर के साथ एक्सपेरिमेंट किया। वो गन पाउडर को एरो के ऊपर लगाते थे और उन्होंने इसको गन पाउडर प्रोपेलेंट फायर एरो कहा। बेसिकली इससे वो लोग फायर करते थे और ये जाके फट जाता था, जिसके कारण वॉर में लोगों को काफी अच्छा इफेक्ट मिलता था। और फिर तो इसका यूज बहुत ज्यादा हुआ। 1232 एडी में चाइना ने मंगोल के खिलाफ किया। 1241 एडी में यूरोप ने मग्यार्स के खिलाफ किया। 1268 एडी में अरब्स ने किंग लुइस के खिलाफ किया। 1650 एडी ने डच मिलिट्री ने। 1792 में टीपू सुल्तान ने, जिसे हम थर्ड एंग्लो माइजूर वॉर के नाम से जानते हैं। इसके बाद एंट्री हुई कॉन्स्टेंटिन टिसिओल्कोविस्की की, जिन्होंने बेसिकली एरो में एक लिक्विड फ्यूल इंजन लगाया जिसके कारण एरो अंतरिक्ष की सैर कर पाया। अब इसके बाद आते हैं रॉबर्ट एच गोडार्ड, जिन्होंने मार्च 17, 1958 में फर्स्ट लिक्विड फ्यूल रॉकेट बनाया और उसको अंतरिक्ष के आसपास भेजा। बेसिकली अंतरिक्ष में तो नहीं, पर हाँ ये काफी बड़ी बात। इसके बाद ऐसे ही रॉकेट का डेवलपमेंट चालू हुआ और सारी दुनिया के जितने भी कंट्रीज हैं वो सब के सब पीछे बढ़ गए रॉकेट के, और रॉकेट साइंस काफी एडवांस होने लगी। इसके बाद हमें एक वेल नोन रॉकेट सिस्टम मिलता है जिसमें बेसिकली 4 सिस्टम होते थे: स्ट्रक्चरल सिस्टम, पेलोड सिस्टम, गाइडेंस सिस्टम, प्रोपल्शन सिस्टम। अब एक एक करके इन सारे सिस्टम करते हैं। तो स्ट्रक्चरल सिस्टम क्या होता है? बेसिकली ये बॉडी होती है। मतलब किसी भी रॉकेट की बॉडी आपने ऐसी देखी होगी, पर ये ऐसी ही क्यों होती है? क्योंकि इसको स्ट्रीमलाइंड इसलिए रखा जाता है ताकि इसमें लगने वाला फ्रिक्शन कम हो। कम फ्रिक्शन इसका मतलब स्पीड ज्यादा इसका मतलब टाइम कम, और कम टाइम का मतलब लेस फ्यूल। इसका मतलब कि रॉकेट को जितना हम एरोडायनामिक बनाएंगे इसकी स्पीड उतनी बढ़ेगी और उतना कम टाइम हमें लगेगा डिस्टेंस कवर करने में। अब क्या आपको ये बात पता है कि जब भी रॉकेट अर्थ की एटमॉस्फेयर में वापस आता है तो उसका आउटर स्किन का टेम्परेचर 1649 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। जी हाँ, 1649 डिग्री सेल्सियस उसका टेम्परेचर हो जाता है और इस टेम्परेचर में लोहा तक गल जाता है। इसी के लिए हम थर्मल इंसुलेटर्स का यूज करते हैं, और जैसे कि हम सब जानते हैं कि सिलिका ट्यूब्स काफी अच्छा थर्मल इंसुलेटर का काम करती हैं, इसलिए हम इसमें थर्मल इंसुलेटर के यूज पे सिलिका ट्यूब्स लगाते हैं। अब बात आती है कि सिलिका ट्यूब्स तो ठीक है, लेकिन हमें इसे इतने स्ट्रॉन्ग मेटल से बनाना होगा कि ये डिस्टर्ब ना हो। और क्योंकि अगर इसको बहुत भारी बनाया गया तो सेंटर ऑफ मास हिलने के कारण इसकी क्रैश लैंडिंग भी हो सकती है। इसलिए यहाँ एल्यूमिनियम और टाइटेनियम का यूज करते हैं। एल्यूमिनियम स्ट्रॉन्ग और लाइट वेट होता है, और वहीं टाइटेनियम स्ट्रॉन्ग लाइट वेट के साथ हीट बेयरिंग कैपेसिटी का भी होता है, जिसके कारण वो आग नहीं पकड़ता। और इन्हीं दोनों के मिक्सचर से बॉडी की, एक रॉकेट की आउटर बॉडी बनाई जाती है। इसके बाद आता है पेलोड सिस्टम। देखिए, पेलोड सिस्टम बेसिकली जो भी हमें अंतरिक्ष में भेजना हुआ, अगर कम्युनिकेशन के लिए सैटेलाइट हो, रिसर्च के लिए स्पेस प्रोब या कार्गो हो, मिशंस के लिए ह्यूमन हो, हमें कुछ भी जो भी स्पेस में भेजना है उसको हम ऊपर पेलोड सिस्टम में रखते हैं। इसके बाद आता है गाइडेंस सिस्टम। गाइडेंस सिस्टम बेसिकली कुछ फंडामेंटल पार्ट्स को कवर करता है, जैसे गाइडेंस कंप्यूटर जो कि गाइड करने का काम करते हैं रॉकेट को कि इसको किस डायरेक्शन में जाना है। सोफिस्टिकेटेड सेंसर जो कि रॉकेट की पोजीशन, स्पीड, टेम्परेचर एक्सेट्रा को मैनेज करके रखते हैं। इसके बाद आता है रेडार्स जो कि स्पेस से आने वाली चीजों को डिटेक्ट करके रॉकेट की डायरेक्शन में मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। और फिर आता है कम्युनिकेशन सिस्टम जो रॉकेट की चीजों को अर्थ पर कम्युनिकेट करता है, रॉकेट की पोजीशंस को अर्थ पर कम्युनिकेट करता है। और एट लास्ट जो कि रॉकेट का एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सिस्टम होता है, मतलब इंपॉर्टेंट तो सब है
पर आप ये कह सकते हैं कि बाकी 3 तो हमें अर्थ पे भी दिख जाते हैं, एरोप्लेन के रूप में और बाकी चीज़ों के रूप में। लेकिन प्रोपल्शन सिस्टम इकलौती ऐसी चीज़ है जो कि रॉकेट को बहुत ज़्यादा खतरनाक बनाती है। अब प्रोपल्शन सिस्टम के अंदर फ्यूल, ऑक्सीडाइजर टैंक, पंप्स, कंबशन चैम्बर और नोजल आते हैं। फ्यूल के तौर पर बेसिकली किसी भी रॉकेट में अधिकतर RP1 केरोसिन का यूज़ किया जाता है और लिक्विड हाइड्रोजन का। ऑक्सीडाइजर के रूप में लिक्विड ऑक्सीजन का यूज़ किया जाता है। और जब इन दोनों का कंबशन कराया जाता है तो जैसे एक्शन एंड रिएक्शन का न्यूटन ने लॉ दिया था, तो इसी एक्शन रिएक्शन के प्रिंसिपल के चलते थ्रस्ट के कारण रॉकेट हवा में जाता है। लेकिन दिक्कत तब आती है कि जब भी रॉकेट ऊपर जाता है तो लगभग 200 डेसिबल्स का साउंड जाता है, जिसके कारण रॉकेट फट भी सकता है और ये रॉकेट को काफ़ी हद तक डैमेज कर सकता है। इसी का इलाज करने के लिए आप देखे होंगे कि जब भी रॉकेट लॉन्च होते हैं तो आसपास काफ़ी सारा पानी वाला इलाका होता है और ये जो आपको इतना बड़ा धुआं दिखता है, धुआं तो होता है पर इसमें अधिकतर पानी होता है, ताकि इन साउंड वेव्स को टकरा के वापस न जाने मिले और ये पानी में ही कैप्चर हो जाए, जिसके कारण हमारे रॉकेट की लॉन्चिंग स्मूथ हो जाए। अब क्योंकि रॉकेट को लॉन्च करने में बहुत ज़्यादा फ्यूल लगता है, जिसके कारण बहुत पैसा लगता है, तो कई लोग सोचते हैं कि रॉकेट को इलेक्ट्रिक क्यों नहीं बना सकते। तो देखिए, सीधा सीधा आंसर है कि रॉकेट इलेक्ट्रिक नहीं हो सकते, क्योंकि किसी भी रॉकेट को लॉन्च करने के लिए हमें हाई थ्रस्ट की ज़रूरत पड़ती है और हमें पता है कि इलेक्ट्रिसिटी लो थ्रस्ट पैदा करती है और इलेक्ट्रिसिटी को हम जर्नल चीज़ों के लिए तो इस्तेमाल कर सकते हैं, बट रॉकेट जैसी पावरफुल चीज़ों के लिए नहीं। अब बात आती है कि क्यों नहीं यूज़ कर सकते। तो देखिए, बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है और जितना ज़्यादा मास होता है उतना ज़्यादा एक्सीलरेशन होगा और हमें तो पता है कि इलेक्ट्रॉन का मास ही नहीं होता। अब जिस चीज़ का मास नहीं है वो ज़्यादा थ्रस्ट कैसे पैदा करेगी। और अमेरिका के कई साइंटिस्ट मिलकर आयन इंजन नाम की टेक्नोलॉजी बनाया है जो बेसिकली इलेक्ट्रिक इंजन के तौर पे काम करता है। ऑल्दो ये केमिकल रिएक्शन है बट फिर भी ये काम करता है। ये रॉकेट को हवा में तो नहीं ले जाएगा, लेकिन हाँ, ये किसी भी सैटेलाइट को उसकी ऑर्बिट में स्टेबल रखने के लिए ठीक है। अब जैसा कि हमें पता चल गया कि रॉकेट हवा में तो चला गया और वो अपने डेस्टिनेशन में चला भी जाएगा, लेकिन सबसे बड़ी बात आती है रीयूजेबल रॉकेट्स बनाने का। और जैसा कि हम सब जानते हैं, अपने 3 बहुत बड़े फेलियर्स के बाद भी एलॉन मस्क ने अपने 4th अटेम्प्ट में फैल्कन हेवी को एक सक्सेसफुल रीयूजेबल रॉकेट बनाया। अब ये रीयूजेबल रॉकेट्स बेसिकली क्या होता था कि कोई भी बूस्टर या जो रॉकेट के अगल बगल आपने छोटे छोटे रॉकेट्स देखे होंगे, वो बूस्टर्स होते हैं, वो स्पेस में जाते थे और जैसे ही उनका फ्यूल खत्म हो जाता था वो किसी भी ओशन में क्रैश लैंडिंग हो जाती और इसके कारण स्पेस मिशन काफ़ी एक्सपेंसिव होते थे। बट इलॉन मस्क ने यही देखा और इसी को देखते देखते उन्होंने रीयूजेबल रॉकेट्स का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया। और इसके बाद अब होता यह है कि रॉकेट किसी भी ऑब्जेक्ट को स्पेस में छोड़ के वापस आ जाता है और वापस आने के बाद कुछ ही देर में, मिनिमम आधा घंटा और मैक्सिमम 1 या 2 दिन में वो रेडी हो जाता है अपने दूसरे लॉन्च के लिए। बेसिकली 1-2 दिन तो मैंने बहुत ज्यादा बोल दिया, इलॉन मस्क तो इससे भी कम टाइम में रेडी कर ले, वो एक अलग आदमी है। तो बात ये होती है कि अब रियूजेबल रॉकेट्स होने के कारण हम स्पेस टूर को भी कॉमर्शियल देख सकते हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि जिन रॉकेट्स के बारे में साइंस में आज हम बात कर रहे हैं, क्या पता वो रॉकेट इतने ईजी हो जाएं कि फिर हम खुद उस पे सफर कर पाए। इट मीन्स किसी दिन हम बोले तो इसका मतलब हम किसी दिन बोले कि चलो मून पे टूर पे जाए। वाओ, दैट्स अमेजिंग। तो यही है पूरी की पूरी रॉकेट साइंस। बेसिकली ये प्रैक्टिकल करने में काफ़ी टफ होता है क्योंकि इसके नोजल काफ़ी मुश्किल होते हैं और प्रोपोर्शन सिस्टम काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होता है। बट बेसिक में अगर आप थ्योरी अंडरस्टैंड कर लिए तो आपको बाकी चीज़ों में दिक्कत नहीं होगी, बिकॉज कॉन्सेप्ट इज पावर। तो विद दैट वीडियो को रैप अप करते हैं। अपने फ्रेंड्स को ये वीडियो जरूर शेयर करिएगा ताकि उनको भी पता चले कि रॉकेट साइंस बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि हमारे फ्यूचर वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और हाँ, हमने एक सीरीज चालू की है जिसमें हम 10 मिनट्स में पूरी की पूरे कॉन्सेप्ट या किसी भी टॉपिक को एक्सप्लेन करते हैं। तो प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, उसको जरूर एक्सेस करिएगा। तो इसी के साथ टेक अ बाय। मैं हूँ आर्यन शुक्ला एंड यू आर वॉचिंग वर्ल्ड ऑफ विज्ञान।